नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कंटपियाग में। तो जैसे हम अभी जो पिछली सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था पंवार राजवंश, और पंवार राजवंश में हमने जो अंतिम शासक देखे वो फतेह शाह देखे थे। फतेह शाह के बाद की जो शासन व्यवस्था है वो लगभग इस तरीके की हुई कि यहाँ के जो राजा हुए वो उतने सक्षम नहीं हुए और ये साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, अवसान की ओर हो गया। ठीक है, अब जो राजा दिखाई देते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जो फतेह शाह थे, फतेह शाह के बाद के राजाओं का जो मुख्य रूप से उल्लेख है उनमें से अगले शासक जो दिखाई देते हैं वो थे उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह मात्र 9 माह का इन्होंने कार्यकाल किया, केवल 9 माह का कार्यकाल रहा और उसके पश्चात इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो बग्वाल के दिन, यानी कि जो दीपावली का महोत्सव या दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाता है उस दिन इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उपेंद्र शाह के बाद जो अगले शासक का उल्लेख दिखता है वो थे दिलीप शाह। अब दिलीप शाह जो थे वो उपेंद्र शाह के भाई थे। ठीक है, तो अगला जो राजा नियुक्त किया गया वो दिलीप शाह को किया गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिलीप शाह की मृत्यु भी हो चुकी थी, इनकी मृत्यु भी जल्द ही हुई, थोड़ा छोटा सा कार्यकाल किया इन्होंने। और दिलीप शाह के बाद जो अगले शासक बनाए गए वो दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह को यहाँ का क्या बनाया गया, अगला राजा बनाया गया। तो इस तरीके से जो अगले राजा का उल्लेख, और मुख्य रूप से 51वें क्रम के राजा कौन मिलते हैं, प्रदीप शाह। ठीक है, इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था ये एग्जाम में पूछ लिया गया है 1717 से लेकर 1772 ईस्वी तक। जो अगला कार्यकाल हुआ वो किसका हुआ, प्रदीप शाह का हुआ। अब प्रदीप शाह जब यहाँ के राजा नियुक्त किए गए तो ये उस समय अल्पवयस्क थे। ठीक, और अल्पवयस्क होने के कारण जो इनकी माता थी जिया कनक देई, जिया कनक देई, इनको क्या बनाया गया, इनकी संरक्षिका बनाया गया था। ठीक, अब जिया कनक देई जो थी ये 5 भाई कठैतों की बहन थी। 5 भाई कठैतों की बहन थी ये। इनके जो 5 भाई थे उन 5 भाइयों ने, जब जिया कनक देई यहाँ की संरक्षिका थी तो उस समय इस राज्य में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण क्या किए थे, दायित्व संभाले हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा षड्यंत्र जो किए थे वो इन्हीं 5 भाई कठैतों के द्वारा किए गए थे। ठीक है, अब जब जिया कनक देई यहाँ पर शासिका थी या संरक्षिका थी, प्रदीप शाह अल्पवयस्क थे, तो इनके समकालीन जो शासक हुए वो चंदों में थे देवीचंद। पहले इनके समकालीन हुए देवीचंद, और देवीचंद के साथ इनका जो पहला युद्ध हुआ वो 1723 में रणचूलाकोट में हुआ था। पहला युद्ध हुआ रणचूलाकोट, जिसमें कि जो जिया कनक देई थी इनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अब जैसे इनकी हार हुई इनकी सेना पीछे की ओर बढ़ी, पीछे की ओर आई, और इनका पीछा करते हुए जो चंद सेना थी, जो देवीचंद की सेना थी, वो गणाई नामक स्थान पर पहुंची। फिर से दूसरा युद्ध हुआ गणाई में, और गणाई वाले युद्ध में जो देवीचंद थे वो क्या हो गए थे, हार गए थे। और गणाई वाले युद्ध में जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो 5 भाई इन कठैतों के द्वारा ही निभाई गई थी। अब जब गणाई का युद्ध इन्होंने विजित कर लिया तो चंद सेना इस समय पराजित हुई। अब जब जो जिया कनक देई के जो भाई थे, जब ये पंवार राजवंश में आए तो इन्होंने यहाँ के जितने भी बड़े बड़े पद थे वो सारे अपने पास रख लिए, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ी अराजकता की स्थिति हुई, बहुत सारे षड्यंत्र यहाँ पर रचे गए। ठीक है, इनके द्वारा जितने भी राजकोष था उसको लूटा गया। ठीक है, जिससे जो पंवार साम्राज्य था कुछ समय के लिए प्रदीप शाह या जिया कनक देई के काल में क्या रहा, अंधकार युग रहा। ठीक, जैसे ही प्रदीप शाह ने अपने जो गद्दी थी वो प्राप्त की, जैसे इनका राज्याभिषेक किया गया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो ये 5 भाई कठैत थे इनको मरवाने का क्या किया, प्रयास किया, और पहला इनका क्या की गई थी, इन्हीं की हत्या की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पौड़ी में एक स्थान पड़ता है आपका पंच भैया खाल, ये पौड़ी में स्थान है। इस पंच भैया खाल में ही इन 5 भाइयों को क्या किया गया था, मारा गया था। और इस कार्य में जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो कहा जाता है कि पुरिया नेथानी जी, जो कि इससे पहले भी सेनापति का दायित्व निभा चुके थे, उन्होंने ही इनको मरवाने में क्या की थी, निर्णायक भूमिका अदा की थी। इस तरीके से प्रदीप शाह ने अपने शासन में क्या की थी, शांति व्यवस्था स्थापित करवाई थी। अब जब प्रदीप शाह
गद्दी पर बैठे तो इनके समकालीन, क्योंकि देवी चंद के बाद अगले व्यवस्थित शासक जो दिखाई देते हैं चंद राजवंश में वो थे कल्याण चंद चतुर्थ। इनके समकालीन जो हुए वो कल्याण चंद हुए। कल्याण चंद के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया। अब जैसे ही रोहिलों ने वहां पर आक्रमण किया तो कल्याण चंद की जो सेना थी वो पराजित हुई और कल्याण चंद जो थे वो श्रीनगर दरबार में आए और श्रीनगर दरबार में उस समय प्रदीप शाह शासक थे। इन्होंने उनको शरण दी और इनकी संयुक्त सेना ने कल्याण चंद चतुर्थ और आपके प्रदीप शाह की जो संयुक्त सेना है इन दोनों ने क्या किया था, रोहिलों पर आक्रमण किया। इनका जो युद्ध हुआ वो छकाता के रीजन पे हुआ। छकाता जो क्षेत्र है नैनीताल में, वहां पर इनका युद्ध हुआ, लेकिन इन दोनों की सेना जो थी वो रोहिलों से क्या हो गई, पराजित हो गई। अब जैसे ये सेना पराजित हुई तो रोहिलों ने इनसे युद्ध क्षतिव्यय मांगी, जिसके एवज में प्रदीप शाह ने उनको 3 लाख रुपए युद्ध क्षतिव्यय रोहिलों को अदा किया और कल्याण चंद चतुर्थ को क्या करवा दिया, जो चंदों की गद्दी थी वो पुनः उनको उपलब्ध करवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रदीप शाह के शासनकाल में चंदों के साथ इनके क्या हुए थे, जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो स्थापित हुए थे। ठीक है, भले ये ज़्यादा समय तक रहा नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कल्याण चंद चतुर्थ का शासनकाल समाप्त होता है, अगले शासक देवी चंद बने। तो देवी चंद के शासनकाल में हरिराम जोशी नामक एक व्यक्ति यहाँ पर थे। उन्होंने क्या किया, प्रदीप शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, आक्रमण करने के लिए कहा। फिर प्रदीप शाह और दीपचंद, प्रदीप शाह और दीपचंद की जो सेना थी, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, तामाचौड़ का युद्ध। इस तामाचौड़ के युद्ध में दीपचंद का जो साथ दिया था, दीपचंद का जो साथ दिया था वो दिया था आपके शिवदेव जोशी ने। शिवदेव जोशी के कारण ही जो तामाचौड़ का युद्ध था वो प्रदीप शाह क्या हो गए थे, हार गए थे। जो मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए थे वो फिर से क्या हो गए थे, यहां पर बिगड़ गए थे। ठीक है, इसके अलावा जब प्रदीप शाह का शासनकाल था तो इनके शासनकाल में भी रोहिलों ने, जो सहारनपुर क्षेत्र के रोहिल्ला थे, ठीक है, नजीबुद्दौला, ये रोहिला सरदार था, नजीबुद्दौला ने क्या किया था, दून पर, जो रोहिला था आपका नजीबुद्दौला, इसने क्या किया था, देहरादून पर आक्रमण किया था। जो दून क्षेत्र था यहां पर आक्रमण। तो इस तरीके से रोहिलों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो प्रदीप शाह के शासनकाल में देहरादून पे किया गया था। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो प्रदीप शाह हैं, प्रदीप शाह के शासनकाल में इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था मेधाकर शास्त्री। और मेधाकर शास्त्री के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, संस्कृत में यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसका नाम है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप ग्रंथ की रचना मेधाकर शास्त्री के द्वारा की गई, संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ है, जिसमें हमें प्रदीप शाह के शासनकाल के बारे में और पंवार राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख या उनकी जानकारी जो प्राप्त होती है वो इस पुस्तक से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह शासनकाल था किसका, प्रदीप शाह का। प्रदीप शाह के बाद जो अगले शासक नियुक्त हुए, जो अगले शासक बने वो थे ललित शाह। अगले शासक बने आपके ललित शाह। ये 52वें क्रम के क्या हुए थे, राजा हुए थे। और ललित शाह का जो शासनकाल हुआ वो 1772 से लेकर 1780 ईस्वी तक, छोटा सा कार्यकाल रहा था इनका। और जब ललित शाह यहाँ के शासक हुए तो इनके काल में 1773, 1773, 78, 1773 और 78 में यहाँ पर दून क्षेत्र में सिखों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। इस तरीके से सिखों का पहला आक्रमण जो किया गया था वो ललित शाह के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अब जो ललित शाह थे इनके समकालीन जो कुमाऊं में शासक थे वो थे दीपचंद। ठीक, अब दीपचंद के जो संरक्षक थे वो थे हर्षदेव जोशी। ठीक, अब दीपचंद के शासनकाल में यहां पर एक व्यक्ति हुआ मोहन सिंह रौतेला। तो मोहन सिंह रौतेला ने क्या किया, वहां पर षड्यंत्र किया और दीपचंद की हत्या करवा दी।
और स्वयं वो वहां का क्या बन गया, राजा बन गया। अब हर्षदेव जोशी ने ललित शाह से इस चीज का आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ पर जो ये षड्यंत्रकारी है इसको पराजित कीजिएगा और यहाँ पर जो अराजकता की स्थिति है उसे दूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब जाके ललित शाह ने हर्षदेव जोशी के कहने पर मोहन सिंह रौतेला के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा, जिसे कहा जाता है आपका, ये जो युद्ध था 1779 में, ये जो युद्ध लड़ा गया ये बगवाली पोखर में लड़ा गया। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में। बगवाली पोखर का युद्ध जो हुआ वो ललित शाह और मोहन सिंह रौतेला के मध्य, मोहन सिंह रौतेला या मोहन चंद के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आपके ललित शाह विजयी हुए और मोहन सिंह रौतेला क्या हो गए थे, इसमें पराजित हुए। अब जैसे ही ललित शाह की विजयी हुई तो यहां पर क्या किया गया, जो ललित शाह थे, ललित शाह के जो दूसरे पुत्र थे प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह को क्या कर दिया गया, कुमाऊं का अगला राजा नियुक्त कर दिया गया और इन्हें प्रद्युमन चंद के नाम से वहां की गद्दी प्राप्त की गई। ठीक, और प्रद्युमन शाह जैसे ही यहाँ के राजा बने तो इनके जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो बनाए गए हर्षदेव जोशी को। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, ललित शाह के शासनकाल में कुमाऊं पर विजय हुई और प्रद्युमन शाह वहां के क्या बन गए, राजा बन गए। अब जैसे ही इनको वहां का राजा बनाया गया तो 1780 में जब ये कुमाऊं से वापस लौट रहे थे तो यहां पर एक जगह पड़ती है आपकी दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण क्या हो गया, मलेरिया रोग के कारण क्या हो गई, ललित शाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा कार्यकाल रहा ललित शाह का। ठीक है, और ललित शाह की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि देखिए प्रद्युमन जो शाह थे वो तो आप कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गए, ये इनके दूसरे पुत्र थे। इनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था जयकृत शाह। तो जब ललित शाह की भी मृत्यु हो गई, प्रद्युमन शाह कुमाऊं के राजा बन गए, तो अगले राजा जो यहां पर नियुक्त किए गए वो किए गए जयकृत शाह। ठीक है, तो 53वें क्रम के जो राजा मिलते हैं वो थे जयकृत शाह। अब जयकृत शाह का जो शासनकाल हुआ वो 1780 से लेकर 1786 ईस्वी तक। ठीक है, 52वें क्रम के राजा। ये राजवंश या जयकृत शाह का राजवंश ऐसा रहा कि ये पूर्ण रूप से षड्यंत्रों से भरा रहा। इनके शासनकाल में इनके मुख्तार हुआ करते थे। जो मुख्तार है, ये मुख्तार राजा के पश्चात जो सबसे बड़ा पद था वो मुख्तार का हुआ करता था। और मुख्तार जो हुआ करते थे उस समय वो थे कृपाराम डोभाल। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब जयकृत शाह का शासनकाल शुरू हुआ तो डोभाल बंधु और खंडूड़ी बंधु इन दोनों के द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए थे। इनमें से जो प्रमुख थे वो थे मुख्तार कृपाराम डोभाल, बड़े तानाशाह किस्म के ये व्यक्ति थे। तो इन्होंने अपने यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसको अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया, जिससे क्या हो गए, जयकृत शाह भी परेशान हो गए। अब यहाँ के कुछ लोग क्या हुए, देहरादून गए और देहरादून में उस समय वहाँ के जो फौजदार थे, तो देहरादून के फौजदार हुआ करते थे घमंड सिंह मियाँ। और घमंड सिंह मियाँ से उन्होंने क्या किया, जो कृपाराम डोभाल था इसको मारने का इन्होंने क्या किया, इससे आग्रह किया। अब जो घमंड सिंह मियाँ था ये श्रीनगर आया, इसने क्या किया, जो कृपाराम डोभाल थी इसकी हत्या की और स्वयं से ये क्या बन गया, यहाँ का मुख्तार बन गया। अब राजा के पश्चात जो दूसरा ओहदा था वो किसका रहा, घमंड सिंह मियाँ का रहा। घमंड सिंह मियाँ ने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारी अराजकता फैली इसके काल में। ठीक है, इसके द्वारा जो इसका मन हुआ इसने उसी प्रकार से अपने इस जो पंवार साम्राज्य था उसको चलाने का प्रयास किया। इसी दौरान प्रद्युमन शाह ने भी जयकृत शाह पर आक्रमण किया। ठीक है, और उस आक्रमण के कारण ही इसको श्रीनगर में जोशियाणी कांड के नाम से भी जाना जाता है। जयकृत शाह इससे भी परेशान हुए। फिर जो घमंड सिंह मियाँ थे इन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारा षड्यंत्र किया। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर जो जयकृत शाह थे, जयकृत शाह ने सिरमौर के जो राजा हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था जगत प्रकाश। जगत प्रकाश से उन्होंने क्या की, सहायता मांगी।
और जगत प्रकाश से सहायता मांगने के लिए जयकृत शाह ने क्या किया, अपने दूत के रूप में मौला राम को क्या किया था, भेजा हुआ था। ठीक है, अब मौला राम क्या हुए, जगत प्रकाश से सहायता मांगने के लिए सिरमौर गए और जगत प्रकाश ने क्या किया, जो घमंड सिंह मियाँ था, क्योंकि इन्होंने इनकी सहायता की और सहायता करके इन्होंने क्या किया, घमंड सिंह की हत्या कर दी। घमंड सिंह की हत्या कर दी गई थी जगत प्रकाश के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से यहां की जो अराजकता की स्थिति थी वो क्या हो गई थी, लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका पंवार साम्राज्य था, यहां पर बहुत सारी अराजकताएं अभी भी व्याप्त रही, बहुत सारे षड्यंत्र यहां पर अभी भी होते रहे। इन चीज़ों से परेशान होकर जो जयकृत शाह थे, उन्होंने अंतिम समय पे जो अपना अंतिम समय था वो आपके रघुनाथ मंदिर में क्या किया था, इन्होंने व्यतीत किया था। इनके काल में भी 1783 में सिखों ने पुनः आक्रमण किया। सिखों ने पुनः दून पर आक्रमण किया और दून पर आक्रमण करने के पश्चात जब जयकृत शाह इनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने इनकी जो संधि शर्त थी उसको मानना स्वीकार किया और सिखों को एक कर, जिसका नाम था राखी कर, राखी कर देना क्या किया, स्वीकार किया। राखी कर जो है ये अनाज का 1/5वां हिस्सा, ठीक है, जो भी अनाज उत्पन्न होता था उसका 5वां हिस्सा जो था वो राखी कर के रूप में सिखों को देना इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। तो इस तरीके से सिखों ने जो दून क्षेत्र था उस पर अधिकार किया और यहां से ये राखी कर लेके वापस चले गए। अब इन सारी चीजों से ये परेशान हो गए। ठीक है, अब परेशान हुए तो इन्होंने अंतिम समय पे क्या किया, जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है उस रघुनाथ मंदिर में इन्होंने क्या ली, शरण ली। ठीक है, इन षड्यंत्रों से परेशान हो चुके थे और अंतिम समय पे ये रघुनाथ मंदिर चले गए। बाद में कहा जाता है कि जो जयकृत शाह थे उन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर जो आपकी भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी में इन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और इनके साथ जो इनकी पत्नियां थी उन्होंने भी क्या किया, इनके साथ आत्महत्या कर ली थी। और मौला राम जी इस चीज़ का उल्लेख करवाते हैं कि जो जयकृत शाह थे उन्होंने और उनकी पत्नियों ने जब आत्महत्या की तो उनकी पत्नियों ने प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और पंवार राजवंश को श्राप दिया और इस राजवंश को जल्द ही समाप्त होने का इन्होंने श्राप दिया और उन्होंने नदी में क्या कर ली थी, अपनी हत्या कर ली या अपने आप को आत्महत्या उन्होंने वहाँ पर करवा दी थी। तो इस तरीके से जयकृत शाह का शासनकाल भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब जैसे ही जयकृत शाह की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी तो तब प्रद्युमन शाह ने क्या किया, कुमाऊं की गद्दी को छोड़ने का निर्णय किया और वो वहाँ से वापस आए और अपने पैतृक साम्राज्य श्रीनगर में आ गए। अब अगले शासक यहाँ के जो नियुक्त हुए वो कौन हुए, प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह का जो शासनकाल शुरू हुआ वो लगभग 1786 से लेकर और ये चला था अंतिम 1804 तक। अब जैसे ही प्रद्युमन शाह ने यहाँ पर शासन शुरू किया, हर्षदेव जोशी ये चाहते थे कि प्रद्युमन शाह श्रीनगर और अल्मोड़ा दोनों जगह ये गद्दी संभाल के रखें। श्रीनगर इनका पैतृक जो साम्राज्य था वहाँ के ये राजा रहें और प्रतिनिधि के रूप में ये चंदों के क्या रहें, राजा रहें, जिससे कि जो सत्ता है वो किसके हाथ में रहेगी, हर्षदेव जोशी के हाथों में रहेगी। लेकिन प्रद्युमन चंद ने या प्रद्युमन शाह ने क्या किया, अपने साम्राज्य में ही रहने का फैसला लिया और अल्मोड़ा की जो गद्दी थी वो उन्होंने क्या कर ली थी, छोड़ ली थी। अब 1786 में इन्होंने राजपाट संभाला तो राजकोष तो पहले ही ये समाप्त कर चुके थे, ठीक है, कुछ षड्यंत्रकारियों ने समाप्त कर लिए थे, तो राज्य बड़ी मुश्किल से इन्होंने आगे बढ़ाया। तो 1791 ईस्वी में 1791 में क्या हुआ कि गोरखों ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था और 1791 में इन्होंने प्रद्युमन शाह के शासनकाल में भी क्या कर दिया, इन पर आक्रमण कर लिया। और 1791 ईस्वी में इन्होंने जो आक्रमण किया वो किया था लंगूरगढ़ पर। ठीक है, लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन उसी दौरान कहा जाता है कि 1791 में जो नेपाल था या गोरखा साम्राज्य था वहाँ पर चीन ने आक्रमण किया और उनकी जो सेना थी उसे वापस जाना पड़ा, जिस कारण यहाँ पर गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य क्या हो गई, एक संधि हो गई 1791 में। संधि के तहत ये कहा गया कि जो प्रद्युमन शाह है वो इनको कितना रुपया, 3000 रुपये क्या देंगे, कर के रूप में या संधि के रूप में क्या करेंगे, इनको किनको, गोरखों को ये देंगे।
लेकिन एटकिंसन जी इस चीज़ का उल्लेख करते हैं अपनी पुस्तक हिमालयन गजेटियर में कि जो धनराशि पहले 3,000 की थी, इसे बढ़ाकर 9,000 किया गया और अंतिम रूप से ये जो धनराशि हुई थी ये 25,000 रुपये की उनको दी गई थी। 1791 में जो ये संधि हुई थी, इस संधि को कहा जाता है श्रीनगर की संधि। ये जो संधि हुई थी इसको कहा जाता है श्रीनगर की संधि। इस संधि को नेपाल सरकार के द्वारा जो मान्यता दी गई थी वो दी गई थी 1792 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से 1791 में जो गोरखों ने आक्रमण किया था वो इस संधि के द्वारा क्या हो गया, समाप्त हो गया और गोरखे यहां से वापस चले गए। अब जैसे ही प्रद्युमन शाह ने अपना साम्राज्य आगे की ओर बढ़ाना शुरू किया तो 1795, क्योंकि शासनकाल इतना आसान रहा नहीं प्रद्युमन शाह का, यह हमेशा युद्धों में ही व्यस्त रहे और अपने यहाँ पर फैली हुई जो अराजकता थी उसी को समाप्त करने में ये जीवन पर्यंत ये लगे रहे। 1795 ईस्वी में क्या हुआ, इसको संवत 1851 1852, 1795 ईस्वी में और संवत 1851-52 में यहाँ पर एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसे कहा जाता है 51वीं और 52वीं 51वीं दुर्भिक्ष के नाम से इसको पुकारा जाता है। 51वीं दुर्भिक्ष के नाम से इसको पुकारा जाता है। एक भयंकर अकाल पड़ा जिसके कारण जो राज्य की स्थिति थी वो क्या हो गई थी, बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। अब ये स्थिति कुछ इसके कारण भी दयनीय हो गई। उसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ पर 1803 में जो गढ़वाल क्षेत्र था यहाँ पर एक भूकंप आया और इस भूकंप के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ इस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा इसमें मारी गई थी, इसके चपेट में आ गई, जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मारे गए और राज्य की स्थिति और भी ज़्यादा क्या हो गई, खराब हो गई। अब इसी चीज़ का जो फायदा उठाया वो गोरखों ने उठाया था। ठीक है, और गोरखों ने क्या किया, 1804 में फिर से इन पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। 1804 में गोरखों ने जैसे ही इन पर आक्रमण किया तो प्रद्युमन शाह ने, क्योंकि इतनी क्षमता तो थी नहीं प्रद्युमन शाह के पास कि वो इस युद्ध का सामना कर पाए, तो उन्होंने जो अपना श्रीनगर का जो दरबार था उसको छोड़ने का प्रयास किया। यहाँ से वो आपके टिहरी चंबा पहुँचे, चंबा से ये आपके उत्तरकाशी क्षेत्र में गए। गोरखों की जो सेना थी वो इनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँची। उसके पश्चात देहरादून, और देहरादून से अंतिम रूप से ये पहुँचे सहारनपुर में। अब जो सहारनपुर में पहुँचे तो सहारनपुर में इन्होंने क्या किया, जो यहाँ की जो जातियाँ थी, गुजर और पुंडीर जाति, हम पहले भी इनका उल्लेख कर चुके हैं कि जब फतेह शाह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो उन्होंने इन्हीं जातियों को क्या किया था, पराजित किया था। अब प्रद्युमन शाह सहारनपुर पहुँचे तो वहाँ के जो गुजर और पुंडीर जाति के जो लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने 12,000 सैनिक क्या किए थे, इकट्ठा किए थे। अब 12,000 जो सैनिक इकट्ठा किए, इसके लिए उन्होंने जो अपना सिंहासन था, अपने जो आभूषण थे वो सारे बेच दिए और उनसे ही क्या किया, उन्होंने इन 12,000 सैनिकों को इकट्ठा किया हुआ था। उस समय जो गुजरों के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था राय दयाल। अब राय दयाल ने क्या किया, इनकी मदद की और जो प्रद्युमन शाह थे उनको सहायता इन्होंने क्या की थी, उपलब्ध करवाई थी। अंतिम रूप से गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य जो अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ वो आपका 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में क्या हुआ था, इनका अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था। और जब खुड़बुड़ा के मैदान में अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ, ये युद्ध जो हुआ था उस समय गोरखों के जो राजा थे वो थे विक्रम शाह और प्रद्युमन शाह, इन दोनों के मध्य क्या हो गया था, ये निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें आपके प्रद्युमन शाह क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके जो भाई थे प्रीतम शाह थे वो बंदी बना दिए गए और इनके जो पुत्र थे सुदर्शन शाह ये क्या हो गए थे, हरिद्वार चले गए थे।
ठीक है, इन्होंने अपना जो निर्वासित जीवन था वो हरिद्वार में बिताया। ठीक है, तो इस तरीके से इस राजवंश के या जो श्रीनगर का जो राजवंश था या श्रीनगर में जो पंवार वंशी शासक थे, उनके अंतिम जो 54वें क्रम के जो राजा हुए वो कौन हुए? प्रद्युम्न शाह, जिनकी मृत्यु क्या हो गई थी? आपके खुड़बुड़ा के मैदान में हो गई थी। इनकी जो अंत्येष्टि करवाई गई वो हरिद्वार में करवाई गई और वो गोरखों के द्वारा बड़े सम्मान के साथ उनको वहाँ पर अंत्येष्टि उनकी करवाई गई थी। तो इस तरीके से प्रद्युम्न शाह का शासनकाल भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, तो श्रीनगर का जो साम्राज्य था वो यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके पश्चात 1804 से लेकर 1814 तक 1804 से लेकर 1814 तक यहाँ पर गोरखों का शासन स्थापित रहा। ठीक है, गोरखों ने यहाँ पर राज किया और 1814 के पश्चात यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल शुरू हुआ और उसी के साथ यहाँ पर एक अन्य रियासत की स्थापना हुई जो इस पंवार वंशी शासक के अन्य जो अगले राजा हुए सुदर्शन शाह, जिन्होंने कि टिहरी रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये साम्राज्य जो श्रीनगर काल था वो यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके गोरखों का साम्राज्य या टिहरी रियासत है उनके बारे में हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।